ये आपका RBR, तो यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा आपका RBR, सेम एज दैट ऑफ HCl विद ROH। फिर यहां पे आप PBr3 यूज करते हैं, जैसे वहां PCl3 यूज करें तो यहां PBr3 यूज होता है। तो PBr3 भी बहुत स्टेबल कंपाउंड नहीं है, इसको भी बनाना होता है। तो इसको बनाने के लिए P4 प्लस Br2 ये रिएक्ट करता है और उससे बनता है PBr3, और PBr3 उसी प्रकार से रिएक्ट करता है जैसे PCl3 रिएक्ट करता था, इसमें भी बन जाएगा आपको RBR। और साथ में वहां याद कीजिए H3PO3 बनता था, तो यहां भी H3PO3 बन जाएगा। वहां H2O बनता था, तो यहां भी H2O बन जाएगा। तो ये आपको बहुत सिंपल सा RBR का प्रिपरेशन सेम एज दैट ऑफ RCl। SOBr2 स्टेबल नहीं है और PBr5 भी स्टेबल नहीं है। PBr5 SOBr2 नेचर में स्टेबल नहीं है, इसलिए वो दोनों रिएजेंट इसके पैरेलल में यूज नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर अगला हमारा है एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड के प्रिपरेशन में भी सेम एज दैट ऑफ RBR, जिसमें भी हम लोग यूज करेंगे वही HI यूज करेंगे और PI3 यूज करेंगे। तो HI भी नेचर में बहुत स्टेबल नहीं होता है, इसको भी बनाना होता है। इसको बनाने के लिए KI प्लस H3PO4 का प्रयोग होता है। तो KI और H3PO4 जब आपस में रिएक्ट करता है, कोई बहुत अनोखी चीज ये नहीं है। KI H3PO4 से रिएक्ट करके बच्चों बनाता है HI प्लस KH2PO4। ये भी वही रिएक्शन है एक तरह से। यहां बन जाएगा RI, यहां पे भी बन जाएगा RI। बाई प्रोडक्ट में यहां क्या बन रहा होगा, तो H2O, और यहां पे बन रहा होगा H3PO3। तो ये सेम रिएक्शन एज दैट ऑफ एल्किल क्लोराइड। इसमें भी SOI2 स्टेबल नहीं है, PI5 स्टेबल नहीं है, इसलिए वो रिएजेंट इसमें यूज नहीं किए जा सकते। अब इसमें एक जो छोटा सा सवाल है जो एनसीईआरटी में इंटेक्स में पूछा गया है, देखिए क्या है। KBr के साथ आप H2SO4 जो कि इजीली अवेलेबल एसिड होता है उसको यूज करके HI बनवाते हैं और साथ में KHSO4 बनता है। लेकिन जब आपको यही HI बनवाना है HBr, यहां जब आपको HI बनवाना है तो यहां पे आप H3PO4 का प्रयोग करना है। फॉस्फोरिक एसिड एक ऐसा एसिड जो नॉर्मली यूज में नहीं आता है। HI प्लस KH2PO4, यहां पे क्यों नहीं आपने H2SO4 का प्रयोग कर दिया? यहां भी तो बनता हुआ नजर आ रहा है HI प्लस KHSO4, लेकिन ये प्रयोग नहीं होता है। चलिए बताइए क्यों। एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन है सर। वो रिएक्शन सर वापस से रिवर्स हो जाएगा सर। कैसा रिवर्स हो जाएगा, क्यों रिवर्स हो जाएगा, कैसा रिवर्स हो जाएगा? सिंपल है। एनसीईआरटी इंटेक्स में पूछा गया सवाल है, क्या पूछा है इन्होंने कि KBr से HBr बनाने के लिए, KBr से HBr बनाने के लिए आप एक वाइडली यूज्ड एसिड H2SO4 को प्रयोग में लाते हैं, लेकिन वही वाइडली यूज्ड एसिड H2SO4 KI से HI बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है। HI बनाने के लिए आप H3PO4 का प्रयोग करना उचित समझते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण एक बड़ा छोटा सा है कि अगर आपसे पूछा जाए, हाँ बोलिए। फर्दर रिएक्शन करके सर I2 गैस बना देगा सर। कैसा I2 गैस बन जाएगा बताइए, कैसे क्या होगा बताइए थोड़ा। I2 कैसे बनेगा, क्या होगा?
देखिए क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, इन सबों में से इजी ऑक्सीडाइजेबल और जो ऑक्सीडाइजेबल होगा वो एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आपको बताना है कि इन 100 में से सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज कौन होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा। ये ऑर्डर होगा, जो जितना बड़ा है उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, हाँ या ना? यस सर। I माइनस सबसे बड़ा है, उससे छोटा Br माइनस, उससे छोटा Cl माइनस, उससे छोटा F माइनस। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की प्रॉपर्टी बढ़ेगी। तो मोस्ट इजिली ऑक्सीडाइजेबल इज I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। हेंस वी कैन राइट, ये बस इसमें H अटैच कीजिए, HF, देन HCl, देन HBr, देन HI। क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर मिल जाएगा आपको? बोलते रहिए, नहीं बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता मुझे आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर हो गया बच्चों। HI इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द ऑल हाइड्रोजन हैलाइड, अमंग ऑल हाइड्रोजन। ये देखिए पी ब्लॉक का भी क्वेश्चन बना, ये पी ब्लॉक का भी क्वेश्चन बना। अमंग ऑल हाइड्रोजन हैलाइड्स HI इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वाई? क्योंकि आयोडाइड का ऑक्सीडाइज होना सबसे आसान है। अब देखिए क्या है इसमें, हमारे पास ये जो H2SO4 है, H2SO4 एक मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन ठीक ठाक है। तो अगर इसको ऑक्सीडाइज करने की बारी आएगी तो जो मुश्किल से ऑक्सीडाइज होने वाले हैं इन तीन को ये ऑक्सीडाइज नहीं करा पाता है, इन तीन को ये ऑक्सीडाइज नहीं करा पाएगा। लेकिन H2SO4 मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HI जो है इजिली ऑक्सीडाइजेबल है, तो ये इस पे काम कर जाता है। तो H2SO4 HI के साथ अगर प्रयोग में लाया जाएगा तो ये HI को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये अगर आप KI प्लस H2SO4 बनवाएंगे तो पहले तो ये HI बनवा देगा, HI प्लस KHSO4। फर्दर फिर ये इस HI को ऑक्सीडाइज करके किस में ले जाएगा? I2 में। तो आपको तो HI की जरूरत है, आपको HI की जरूरत है, तो HI तो मिलेगा नहीं। HI बनने जो बनेगा तो बनने के बाद किस में कन्वर्ट कर जा रहा है? आयोडीन गैस में सर, आयोडीन में बदल जा रहा है, जैसे आपने कहा था। तो ये H2SO4 HI बनवा तो देता है लेकिन फिर तुरंत उसको फर्दर बदल देता है I2 में। इससे पहले कि HI जाके अल्कोहल से रिएक्ट करे, वो अल्कोहल से रिएक्ट करने से पहले ही I2 बदल जाता है, कहानी खत्म हो जाएगी, रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। वहीं पे ये जो H3PO4 है, H3PO4 जो है ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट नहीं कर पाता, और अगर है भी तो बहुत पुअर। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, एजेंट नहीं लिखना, एसिड लिखना। ये HI को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो ये यूज कीजिए H3PO4,
ये KI को और NaI को केवल बदलेगा किसमें, HI में बदलेगा, एसिड एक्सचेंज प्रोटॉन एक्सचेंज करेगा, HI बनाएगा और KH2PO4, तो ये सक्सेसफुली काम कर जाएगा। ये फर्दर HI को I2 में नहीं बदल पाता, तो HI बन गया तो रिएक्ट कर जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया कि जैसे KBr से आप H2SO4 यूज करके HBr बना के रिएक्शन करा लेते हैं, वैसे ही KI से HI बनाने के लिए H2SO4 का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ये हो गया एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन। नाउ नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। दूसरा नंबर है फ्रॉम एल्कीन। एल्केन को अगर आप लेंगे तो एल्केन से कैसे बनता है भाई, एल्किल हैलाइड कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए RH ये हो गया एल्केन, इसका रिएक्शन आपने करा दिया X2 से, X2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू यूवी लाइट। एक कंडीशन याद रखिएगा बच्चों, हेल्पर 11th में पढ़ाए होंगे हम आपको, हेल्पर में H फॉर हीट, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर लाइट, P फॉर पर ऑक्साइड, और R फॉर इटसेल्फ एनी रेडिकल। रेडिकल का मतलब एक ऐसा स्पीशीज जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कंडीशन जो है बच्चों, ये रेडिकल प्रोड्यूस करने की कंडीशन है। इनमें से अगर कोई एक कंडीशन है और रिएक्शन हो रहा है, ऑर्गेनिक रिएक्शन खासकर, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन है और रिएक्शन हो रहा है, खासकर इसमें से परऑक्साइड आप देखेंगे और लाइट, खासकर ये दो कंडीशन, तो ये समझ लीजिएगा वहां रेडिकल बनेगा। लाइट और परऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन होगा, मतलब ये ऐसे तो 5 है हेल्पर, सब लिखवा दिया मैंने, लेकिन खासकर ये 2 लाइट या परऑक्साइड, इनके प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होगा तो वो रेडिकल, वहां रेडिकल के माध्यम से रिएक्शन होगा। तो अगर आप देखिए इसमें, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एल्किल हैलाइड कैसे बन रहा होगा, R पे X जुड़ गया और साथ में बन गया HX। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन का फ्रेम। क्या आपको देखने से समझ में आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? यस सर, यस सर, सब्स्टिट्यूशन तो हो ही रहा है, H सब्स्टिट्यूटेड बाई X। इसमें क्या होता है, रेडिकल की कंडीशन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो नो डाउट 100% अब तो कह सकते हैं, बिना कोई मैकेनिज्म पढ़े ये कह सकते हैं, इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लास 11th में जब आप एल्केन पढ़ते हैं, एल्केन, वहां इसी रिएक्शन को एल्केन का सबसे पहला रिएक्शन बताया जाता है, पढ़े होंगे आप इसको। मीथेन का क्लोरीनेशन कराया जाता है, मीथेन का क्लोरीनेशन कराएंगे
इन प्रेजेंस ऑफ HNu होगा क्या कि एक हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा क्लोरीन से और साथ में क्या बन जाएगा, HCl। याद आ रहा है ये रिएक्शन आपको? लेकिन ये रिएक्शन एक चेन में चलता है बच्चों। ये जो मिथाइल क्लोराइड बना है इससे फिर क्लोरीन अगर मिल गया तो फिर यहां से एक HCl निकाल देगा और फिर एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस करके एक और प्रोडक्ट बनाएगा CH2Cl2। अगर फिर क्लोरीन मिल गया आगे तो फिर से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, HCl बनाएगा बाई प्रोडक्ट और फिर एक और हाइड्रोजन हटेगा तो बनेगा CHCl3। और अगर फिर क्लोरीन मिल गया तो अभी एक हाइड्रोजन और रहता है, एक HCl और निकालेगा और फिर बनाएगा एक प्रोडक्ट CCl4। तो ये एक प्रोडक्ट बना के नहीं सांस लेता है, ये सारी पॉसिबिलिटी अराइज कराता है। इस रिएक्शन में CH3Cl भी बनता है, इस रिएक्शन में CH2Cl2 भी बनता है, इस रिएक्शन में CHCl3 भी बनता है, इस रिएक्शन में CCl4 भी बनता है। तो अगर आप देखिए तो चार हाइड्रोजन थे और चारों हाइड्रोजनों को बारी बारी से हटाते हुए 4 क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट यहां पे बन रहे हैं। और ये रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बार आप इस रिएक्शन को देख लीजिए, फिर इसको हम एक स्टेप में आपके सामने लिखेंगे। इसका मैकेनिज्म मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसका मैकेनिज्म क्लास 11th में डिटेल किया जाता है, यहां कोई जरूरत नहीं है, ना एनसीईआरटी डिस्कस किया है ना हम डिस्कस करेंगे। बस आपको यह देखना है कि बारी बारी से हाइड्रोजन हटाते जाओ, क्लोरीन लगाते जाओ एक एक करके और प्रोडक्ट बनाते जाओ। तो इसको अगर एक स्टेप में लिखा जाए बच्चों तो कैसे लिखा जाएगा? एक स्टेप में अगर इसको लिखा जाए, मैंने कह रखा है कि देखो ऑर्गेनिक रिएक्शन का बैलेंस होना अनिवार्य नहीं है। इसको मैं एक स्टेप में लिखना चाहता हूं आपके सामने। मैं लिख रहा हूं CH4 प्लस Cl2 HNu के प्रेजेंस में। अब आप बारी बारी से सारे हाइड्रोजन हटा के सारे प्रोडक्ट बनाइए इसके। देखिए पहला एक हाइड्रोजन हटा CH3Cl, दूसरा हाइड्रोजन भी हटा CH2Cl2 मिथाइलिन क्लोराइड, तीसरा हाइड्रोजन भी हटा CHCl3, चौथा हाइड्रोजन भी हटा CCl4। और साथ में बाई प्रोडक्ट सब में क्या बन रहा है बच्चों? HCl। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो है ये वाला जो है, ये वाला प्रोडक्ट ये मिनिमम हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट है। मिनिमम हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट, और ये मैक्सिमम हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट आपको लग रहा है। इस रिएक्शन में सब मिलते हैं, कोई एक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो एक मिनिमम हैलोजिनेटेड आपको दिख रहा है और एक मैक्सिमम हैलोजिनेटेड दिख रहा है। मैक्सिमम हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट पर हैलो डेरिवेटिव है बच्चों, देख के बताइए जल्दी से। क्या मैक्सिमम हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट पर हैलो डेरिवेटिव है, हां या ना? अरे भाई तुम लोग क्यों चुप हो जाते हो, सो जाते हो क्या? चले गए सब क्या? बंद कर दे क्लास? चले गए थे? मैं किसको पढ़ा रहा हूं? लैपटॉप की स्क्रीन को पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूं? आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग बोलेंगे नहीं। मैक्सिमम हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट को पर हैलो डेरिवेटिव बोलेंगे कि नहीं? यस सर। चलिए, अब मिनिमम हैलोजिनेटेड एंड मैक्सिमम हैलोजिनेटेड, ये पर हैलो प्रोडक्ट है। इसको क्या हम मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बुलाएं तो उचित रहेगा? बिल्कुल उचित रहेगा। क्यों नहीं उचित रहेगा भाई? एक का हैलोजन आया तो मोनो हैलोजिनेटेड बुलाया जाए। मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। चलिए,
एक मिनिमम हेलोजिनेशन है, एक मैक्सिमम हेलोजिनेशन है। दो ठो रिएजेंट हैं, एक एल्केन और दूसरा क्लोरीन। तो मिनिमम हेलोजिनेशन के लिए क्लोरीन को कम होना चाहिए कि कभी भी मिक्सचर बनता है, लेकिन एक प्रोडक्ट को हम लोग लीड करा सकते हैं मिनिमम या मैक्सिमम वाले को, क्योंकि दो एक्सट्रीम है। मिनिमम हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट तब बनता है जब क्लोरीन की मात्रा, हेलोजिनेशन कम होगा, इसका मतलब हेलोजन की मात्रा कम पड़ जाएगी। तो हेलोजन से बहुत ज्यादा आप ले लीजिए एल्केन। अगर आप हेलोजन से बहुत ज्यादा एल्केन ले लेंगे तो चांस होता है कि ज्यादा बनेगा मिनिमम हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट, ज्यादा बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं यही बनेगा, ज्यादा बनेगा। और उल्टा कर दीजिए, मैक्सिमम हेलोजिनेशन कराना है तो हेलोजन को बहुत ज्यादा ले लीजिए एज कंपेयर टू एल्केन। तो हम लोग चाहें तो मैक्सिमम और मिनिमम हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट को लीड करा सकते हैं। हम लोग चाहें तो मैक्सिमम और मिनिमम हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट को लीड करा सकते हैं। ये कंडीशन को कंट्रोल कर लिया जाए। तो हमारे पास अब जो अगला टॉपिक है दैट इज टाइप ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। टाइप ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। हम लोग को हमारे सामने एल्केन्स आएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स आएंगे, और आपको ये बताना है कि आपके एल्केन में कितने नंबर ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, कितने नंबर ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहां हम आपको एक बात बताएं कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन या टाइप ऑफ CH बॉन्ड या टाइप ऑफ H कह दिया जाए, टाइप ऑफ H attached with C will decide the number of monohalogenated products, will decide the number of monohalogenated product of alkane। कहना क्या चाहते हैं भाई ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए मान लीजिए मैं मीथेन लेता हूं, तो मीथेन में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो हैं वो 4 हैं, लेकिन टाइप ऑफ CH बॉन्ड अगर आप कहेंगे तो टाइप देखिए कैसे देखना है कि किसी एक को आप टारगेट कर लीजिए, किसी एक को आप टारगेट कर लीजिए और उसका सराउंडिंग ग्रुप देखिए। तो इसके सराउंडिंग ग्रुप में क्या आया? CH3 आ रहा है। इसको टारगेट किया तो उसके सराउंडिंग ग्रुप में क्या आ रहा है? CH3 आ रहा है। आप दूसरे वाले को टारगेट कीजिए, इसके सराउंडिंग ग्रुप में क्या आ रहा है? CH3 आ रहा है। आप तीसरे वाले को टारगेट कीजिए, किसी को भी आप टारगेट कीजिए। 4 हाइड्रोजन हैं, टोटल नंबर ऑफ CH बॉन्ड 4, बट टाइप ऑफ CH बॉन्ड इज ओनली 1। क्योंकि आप किसी एक को भी टारगेट करके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर देखेंगे तो इसमें भी देखिए CH3 आ रहा है। इसी तरह से चौथे वाले को भी टारगेट करेंगे तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में CH3 आएगा। तो इसमें आपको टाइप ऑफ CH बॉन्ड ओनली 1, टाइप ऑफ CH बॉन्ड ओनली 1, सब A टाइप के बॉन्ड है, ऑल आर A, कोई अंतर नहीं है। इसलिए इसका मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट एक ही बन सकता है। हम एक दूसरा कंपाउंड आपके सामने लिख रहे हैं, दूसरा एल्केन,
इथेन। इथेन में अगर आप किसी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को टारगेट कर लीजिए तो इसके सराउंडिंग में क्या बचा? सराउंडिंग बचा CH3CH2। सराउंडिंग एटमॉस्फेयर केवल देखना है आपको, CH3CH2। चलिए इसका टारगेट हटाइए, दूसरे को टारगेट कीजिए। क्या बचा? CH3CH2। किसी तीसरे को टारगेट कीजिए, क्या बचा? CH2CH3। सब तरफ से तो CH2CH3 बच रहा है, तो इसमें भी अगर आप इथेन को ऐसे लिख दें CH3 बॉन्ड CH3, तो पहली बात तो एक ही कार्बन के सारे H एक जैसे होते हैं। अब इसमें देखिए ऐसे भी देख सकते हैं आप CH3CH3, ये इस CH3 के सब एक हाइड्रोजन एक जैसे होंगे। ये किससे जुड़ रहा है? CH3 से। इसके सारे हाइड्रोजन एक जैसे होंगे। ये किससे जुड़ रहा है? ये भी CH3 से जुड़ रहा है। तो इसमें 2 हैं कार्बन और उस पर टोटल 6 हाइड्रोजन है, लेकिन टाइप ऑफ CH बॉन्ड दोनों एक ही जैसा है। ये भी A टाइप है, ये भी A टाइप। तो इसका भी एक ही मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। किसी एक हाइड्रोजन को हटा लीजिए और इसका एक मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बना लीजिए। इसके बाद आप चलेंगे तो आपको मिलेगा प्रोपेन। तो प्रोपेन में देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कितने टाइप ऑफ CH बॉन्ड है, तो ये CH3 सारे एक जैसे, एक कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन सब एक जैसे, और ये वाला CH3 इस वाले CH3 से मैच कर रहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों CH3 का एनवायरमेंट एक है, क्योंकि इस CH3 को अगर आप कवर कर रहे हैं तो इसके सराउंडिंग ग्रुप क्या आ रहा है? CH2CH3। या इस CH3 को अगर आप कवर कर रहे हैं तो इसके भी सराउंडिंग ग्रुप क्या आ रहा है? CH2CH3। दोनों में कोई अंतर नहीं। तो इन पे टोटल नंबर ऑफ 6 हाइड्रोजन है, 3 इस पे और 3 इस पे, लेकिन ऑल आर 1 टाइप, तो इसको A कह दीजिए। और ऑब्वियसली ये CH2 अलग होगा, इसमें ये B टाइप कार्बन हाइड्रोजन हो जाएगा। इसमें जितने टाइप ऑफ CH बॉन्ड उतने मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। इसमें 2 मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। मीथेन में 1, इथेन में 1, प्रोपेन में 2 बनेगा। हम एक मॉलिक्यूल और लिख रहे हैं। अब आपको बताना है इसमें कितने टाइप ऑफ CH बॉन्ड है। सैचुरेटेड, इट इज नॉर्मल पेंटेन। बताइए इसमें कितने टाइप ऑफ CH बॉन्ड है? 2 सर। देखिए ये A है और ये भी A है। अब क्या है? ये B होगा। इस B को अगर आप CH2 को टारगेट करिएगा तो इसके एक साइड में 3 कार्बन है, स्ट्रेट चेन, एक साइड में 2, एक CH3 है। इसके जैसा ये CH2 मैच कर रहा है। सर इसमें 3 टाइप का होगा। इसमें, हाँ इसमें 3 टाइप है। एक मिनट दे भाई, कौन आ गया? हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? अभी क्लास में, हम क्लास के बाद उनसे बात करते हैं। इसमें देखिए क्या बच्चों, ये B टाइप हो गया। क्या इसमें C टाइप भी समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ये CH2C टाइप हो जाएगा। ये बाकी B वालों से अलग है। क्यों? क्योंकि B वाले जो CH2 है उसके साइड में देखिए, B वाले को देखिए, एक साइड में 3 कार्बन भाग रहा है और एक साइड में एक ही कार्बन भाग रहा है। लेकिन ये C वाले में दोनों साइड में दो कार्बन भाग रहे हैं। तो ये C टाइप, इसमें 3 तरह के CH बॉन्ड है। इसमें कितने मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 3। बारी बारी से हटाते जाइए। इसका एक, इसका हटाइए चाहे इसका हटाइए, एक हाइड्रोजन हटाइए, एक हैलोजन लगाइए। इसका हटाइए चाहे इसका हटाइए, एक और आ जाएगा और ये C नंबर पे इसका आ जाएगा। तो चलिए पहले हम इनके मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट को बनाएं और फिर आपसे आगे थोड़ी सी बात की जाएगी। तो हमारे पास हो गया CH4, केवल एक ही टाइप का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसका जब आप मोनो हैलोजिनेशन कराएंगे
Cl2H न्यू से एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl। दूसरे नंबर पे अगर आप कराते हैं इथेन, CH3CH3, इसमें दिख तो रहे हैं 6, लेकिन दोनों एक ही प्रकार के हैं, A एंड A। तो इसका भी एक ही मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Cl। तीसरा प्रोपेन, CH3CH2CH3, इसमें भी कितने प्रकार का बनेगा? 2 प्रकार का। ये दोनों A हैं, इन दोनों में से किसी एक कार्बन का हाइड्रोजन हटा के एक प्रोडक्ट बना दीजिए, और ये B है, इसका एक हाइड्रोजन हटा के एक और प्रोडक्ट आप एडिशनल बना लें। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसके बाद आपकी मुलाकात होती है ब्यूटेन से, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। इसमें आपको कितने टाइप के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं बच्चों? A both are same, B both are same। तो इसमें 2 ही प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, एक ये बन गया, और एक बन गया आपको CH2 से हटा दीजिए CH3 CH2 CHCl CH। क्या आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, समझ में आ रहा है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां आपके लिए अल्केन लाते हैं। 5वां अल्केन आइसोब्यूटेन लाते हैं। अब देखिए क्या है, आइसोब्यूटेन में आपको अगर मोनो हैलोजिनेशन कराना है तो हमारे पास ये तीनों मिथाइल एक जैसे, तीनों एक जैसे है ना, तीनों मिथाइल में कोई अंतर नहीं है, और ये एक कार्बन जिस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है B हो गया। तो इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे? हाँ जी सर, तीनों मिथाइल में सर डिफरेंस है ना सर, मतलब क्योंकि सर एक बीच में लगा है। कहाँ डिफरेंस है? देखिए आप, कोई डिफरेंस नहीं है। चौथी वैलेंसी पे सब पे आइसोप्रोपिल जुड़ रहा है, चेक कीजिए, तीनों एक ही जैसे हैं भाई। एज इट इज तो CH3 है, तो CH3 में तो कोई अंतर नहीं है। चौथी वैलेंसी केवल चेक करनी है आपको। ये CH3 हो गया, तो ये चौथी वैलेंसी पे किसमें? पहले वाला, इसको देखिए किससे जुड़ा? ये सर समझ गए सर, ये सर ये किससे जुड़ा? CH3 से जुड़ा। ये ग्रुप कौन सा? आइसोप्रोपिल ग्रुप है। ये सर समझ गए सर, ये सर समझ गए सर, सबके लिए एक ही है सर। क्लियर हो गया सर। इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों? 2 सर। 2। तीनों में से किसी एक CH3 से आप हटा लीजिए हाइड्रोजन, एक प्रोडक्ट में कहीं से हटाइएगा एक ही प्रोडक्ट बनेगा। चेक कर लीजिएगा, अगर प्रोडक्ट बदलता है तो IUPAC जरूर बदलता है। आप देखिएगा यही प्रोडक्ट बनेगा, इट इज आइसोब्यूटिल क्लोराइड एंड अनदर इज द टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। 5वां। 6वें नंबर पे आपके लिए आता है CH3 CH2 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 CH3 Cl2H न्यू। बताइए कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? सर 3 A B C।
तो यहाँ पे अगर हम लोग ले आए CH3 CH2 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 4 CH2 Cl, पहला प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3, दूसरा प्रोडक्ट और ये CH3 CH2 CH Cl CH2 CH, तीसरा प्रोडक्ट। यहां तक क्लियर है? बोलिए। यस सर। सर हम लोग सर इस कॉन्सेप्ट का यूज किस में करते हैं? एक बार फिर से बोलो बेटा, आवाज पूरी नहीं आई। हम लोग इसका यूज किस में करते हैं? किसका यूज? इसमें हेल्प करना हम लोग को। सर ये जो कॉन्सेप्ट है सर, ये जो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट है, ये हम लोग को किस चीज में हेल्प करता है? आपसे पूछेंगे, एल्केन दे देगा, पूछेगा हाउ मेनी हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। सीधे सीधे 2 3 4 5 मल्टीपल चॉइस यहां यूज करते हैं। और देखिए और कहां यूज करते हैं वही बताते हैं। एक मिनट इसको और देखिए। बताइए कितने मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे? सर 2 सर। नहीं, इसमें सर एक ही बनेगा। एक बनेगा सर। मात्र एक। एक सर, यस सर, एक सर। बीच वाले कार्बन में तो हाइड्रोजन ही नहीं है। हाँ सर, कुछ है नहीं पाएगा। और बाकी सब CH3 एक ही जैसे हैं। ओनली वन प्रोडक्ट। देखिए बेटा, इसमें आपको ये भी कराएगा। आपको ये पेंटेन है, पेंटेन का ये भी आइसोमर है, पेंटेन का ये भी आइसोमर है। ऊपर वाला नॉर्मल पेंटेन, नीचे वाला नियो पेंटेन। आपसे कहेगा बताइए पेंटेन का कौन सा आइसोमर मात्र एक मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट बना सकता है? ये नॉर्मल पेंटेन, ये नियो पेंटेन। नियो पेंटेन से मात्र एक बनेगा, नॉर्मल पेंटेन से 3 बनेंगे। एक और देखिए, now you will deal with isopentane। ये रहा आइसोपेंटेन, Cl2H न्यू। चलिए अब आप में से कौन बच्चा बता रहा है हाउ मेनी मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट? बताएं। 5 सर। 4 सर 3। चलिए देखते हैं सर 3। हाँ बोलें। इसको A नंबर बोल लो, एक तरफ से स्टार्ट कर दो। CH3 इस पे चौथी वैलेंसी पे क्या जुड़ा है? इस पे चौथी वैलेंसी पे देखिए क्या जुड़ा है। दिस सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप। यस सर। भाई मैंने बोला अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही रखनी है, ब्यूटिल को पहचान जाओ। 4 ब्यूटिल होते हैं और चारों ब्यूटिल आपके एकदम पकड़ में आनी चाहिए, एक बार में ब्यूटिल पहचानी है। ये कौन सा ब्यूटिल है जी? सेकेंडरी सर। सेकेंडरी ब्यूटिल। तो CH3 इसके चौथे वैलेंसी पे सेकेंडरी ब्यूटिल आया। अब इस CH3 को टारगेट करो, बताइए इसकी चौथी वैलेंसी पे क्या आ रहा है? ये नीचे वाले CH3 की चौथी वैलेंसी पे क्या आ रहा है? इस CH3 के चौथी वैलेंसी पे क्या आ रहा है? ये जो बॉक्स किए हैं कौन सा ग्रुप है चौथी वैलेंसी पे CH3 के? कौन बोलता है ये एन ब्यूटिल है? ये देखो CH3 जहां जुड़ रहा है वो कार्बन देखो भैया, पहचान लो ब्यूटिल को। कौन सा ग्रुप है ये? CH, CH2, CH3, CH3। ये सेकेंडरी ग्रुप है तो है। ये CH3 के चौथे वैलेंसी पे कौन सा ग्रुप आया? इसको ऊपर वाले को पकड़िए जरा आप।
क्या ये सेक ब्यूटिल नहीं है? क्या ये सेक ब्यूटिल नहीं है? सेक ब्यूटिल क्या होता है जी? यही तो होता है सेक ब्यूटिल। ये अब वो चाहे कैसे लिख दो इसको तुम, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये सेक ब्यूटिल है कि नहीं? जल्दी बोलो भाई तुम लोग। यस यस सर। Yes, क्यों नहीं sir. पकड़ में आया Yes, sir. आपको सेक ब्यूटिल? मैं बार बार कह रहा हूं, जितना पढ़ाया जा रहा है उतने पे कमांड कीजिए। यही सिलेबस है, यही पढ़ना है। दुनिया भर का फिटजी कैटजी में इटजी पिटजी मत कीजिए। जितना पढ़ना है एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी को ज्यादा पढ़िए, मत पढ़िए इधर उधर, टाइम वेस्ट हो रहा है। जो जरूरत है पहले उसको पढ़िए, जो जरूरत है वो तैयार नहीं होता आपका। ये देखिए सेकेंडरी ब्यूटिल मैं बोल रखा हूं, ब्यूटिल को सपने में भी पहचान जाओ। इतना ब्यूटिल पढ़ लो, चारेटो तो है, ये भी सेकेंडरी ब्यूटिल। तो पहले वाले की भी सेकेंडरी ब्यूटिल आया, इसके भी सेकेंडरी ब्यूटिल आया, तो ये भी ये बुला लो। अब जरा इस CH3 पे आओ और इसका ग्रुप पकड़ो। ये तो सर आइसो है ना सर? बिल्कुल सही, ये आइसो है। इन दोनों CH3 के ए वालों की चौथी वैलेंसी पे सेक ब्यूटिल आया, इसलिए दोनों ए कहलाए। लेकिन इसके चौथी वैलेंसी पे कौन आया? आइसोब्यूटिल। तो ये ए नहीं कहलाएगा, ये बी कहलाएगा। या ऐसे भी देखिए सिंपल, ये दोनों CH3 CH से जुड़े हैं, लेकिन ये CH3 किससे जुड़ा है? CH2 से। ऐसे भी अलग हो जा रहा है, ये बी हो जाएगा। उसके बाद CH शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द CH3 और ये डी। कितने बन गए इसमें? कितने टाइप के कार्बन हाइड्रोजन जी? 4 सर 4 टाइप के। प्रोडक्ट कितना बनाओगे मोनो हेलोजनेटेड? अभी तो 4 ही तो बनाएंगे, चारों मोनो हेलोजनेटेड प्रोडक्ट बना देंगे इसमें। CH3 CH CH2 CH2 Cl, दिस इज CH3। दूसरा बनाते हैं CH2 Cl CH CH3 CH2 CH3। उसके बाद तीसरा बनाते हैं, सारा मत लिखिए सर, वो सर समझ में आ जा रहा है। ABCD लिखा है सर, सब पे एक एक कर जाएंगे। यस सर। बतिया तो ये आप लोग करते नहीं हैं। आप लोग हमको आश्वासन देते हैं सर हम लोग कर लेंगे, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। चारों प्रोडक्ट बन गए। ये बी वाला होगा, ये ए वाला होगा, ये कौन सा है? सी वाला होगा, ये डी वाला होगा। सारे हाइड्रोजन को हटा के बारी बारी से मैंने प्रोडक्ट बनाया। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. चलो भाई अब देखो क्या है, थोड़ा सा और देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्या है जो अलग से नॉलेज लेना है। देखिए जब 3-3, 4-4 प्रोडक्ट बनने लगे, देन इट इज मिक्सचर। 3-3, 4-4 टाइप के प्रोडक्ट बनने लगे, तब ये क्वेश्चन नहीं आता। ये क्वेश्चन तब आता है जब 2 तरह के प्रोडक्ट बने। अगर 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों, तो एक मेजर एक माइनर। 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं तो एक मेजर और एक माइनर। तो हमको ध्यान देना है मेजर माइनर पे, और मेजर माइनर से रिलेटेड हमने आपको एक पॉइंट लिखवा रखा है। मेजर माइनर से रिलेटेड कोई पॉइंट हम आपको दिए हैं अभी तक? Yes, sir. Yes sir, intermediate की stability। वेरी गुड। इंटरमीडिएट स्टेबल, इंटरमीडिएट स्टेबल। तो कैसा प्रोडक्ट बच्चों? Major product. मेजर प्रोडक्ट। तो जहां 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं वहां ये पॉइंट हमारे काम आएगा। चलिए ऊपर चलते हैं जरा। 2 प्रोडक्ट कहां बने हैं? यहां शुरू हुआ 2 प्रोडक्ट बनना। देखिए यहां पे, अब देखिए बड़ा आसान है इंटरमीडिएट बनाना। जहां पे क्लोरीन आया है वहीं पे इंटरमीडिएट बना होगा। जैसे आपको क्या करना है, इसका इंटरमीडिएट बनाना है, इसका इस प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट बनाना है। बड़ा आसान, CH3
CH2, इसको CH2 कर दीजिए, क्लोरीन हटा दीजिए उसमें से और उसी पे रेडिकल लगा दीजिए। ये इसका इंटरमीडिएट बना होगा, और इसका इंटरमीडिएट तब क्या बना होगा? CH3, CH रेडिकल और CH। तो ये दो प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्हीं कार्बन पे जिन पे हैलोजन आके जुड़ा हुआ है वही कार्बन हाइड्रोजन को हटाया होगा, रेडिकल इंटरमीडिएट बनाया होगा। तो कुछ नहीं करना है, इंटरमीडिएट बहुत आसान। जहां क्लोरीन लगा हुआ है प्रोडक्ट में, उसी कार्बन पे क्लोरीन को हटा के रेडिकल लगा दो। अब देखिए, ये दो अलग अलग डिग्री के रेडिकल हैं। ये 2 डिग्री का है और ये 1 डिग्री का है। बोलिए, रेडिकल की डिग्री पकड़ में आ जा रही है आपको? यस सर। जिस कार्बन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दो साइड से कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री का, वो एक साइड से कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री का। और हमने अभी आपको उस दिन स्टेबिलिटी ऑफ ऑल इंटरमीडिएट बताया था, मेरे ख्याल से हमारे पास यहां होगा भी। देखिए यहां पे आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देख रहे हैं आप? यस सर। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल इंटरमीडिएट में सबसे आगे कौन है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। हमारे पास यहां दो ये लड़े हैं, कौन कौन? 2 डिग्री और 1 डिग्री। कौन स्टेबल है जी? 2 डिग्री। 2 सर। 2 डिग्री ये स्टेबल है, स्टेबिलिटी वाइज ये ज्यादा है। तो इन दोनों में ये बन जाएगा माइनर और ये बन जाएगा मेजर। दो जहां हो वहीं ये निर्णय करना है, सब जगह नहीं करना है। इसमें भी मेजर माइनर डिसाइड हो जाएगा। 1 डिग्री वाला जो है वो माइनर होगा और 2 डिग्री वाला कैसा होगा? मेजर होगा। इसमें बोलिए, इन दोनों में कौन सा मेजर माइनर? सर नीचे वाला जो है सर। ये 3 डिग्री वाला मेजर होगा, यस सर। यस सर। ये वाला माइनर होगा। जहां 3 या 4 बनेंगे वहां से बात नहीं करना है हम लोग को। यहाँ तो एक ही है मेजर माइनर, क्या करना है? यहां कितने बने? कई बने, छोड़ दीजिए, इसमें मेजर माइनर नहीं लगाना है। मेजर माइनर कैसे करें? क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी इंटेक्स का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये अल्कीन दे दिया, साइक्लोएल्कीन, इसको Br2 दे दिया और इसको HNu दे दिया। और आपसे कहता है हाउ मेनी मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट आर पॉसिबल एंड राइट द मेजर माइनर। हाउ मेनी मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट आर पॉसिबल, राइट द मेजर माइनर। अपनी अपनी कॉपी में करें इसको आप, और हम जब समझाएंगे तो अपनी समझ को बस लिंक कर लीजिएगा। सर 3 से सर ज्यादा आएगा सर, तो इसमें सर मुझे क्या बोलता है? नहीं सर, हम ये कह नहीं रहे कि सर आएगा सर, हम कह रहे कि सर उस केस में सर आता है तो सर नहीं करेंगे सर मेजर माइनर। नहीं बेटा, नहीं बेटा, 3 से ज्यादा में मेजर माइनर कोई करने की जरूरत नहीं है। उसमें बड़ा कॉम्प्लिकेसी आती है, फिर उसमें हमको रिएक्टिविटी देखनी पड़ती है, देन मेजर। ओके सर, ओके सर। 3 से ज्यादा में आपसे कोई पूछेगा नहीं, एकदम निश्चित रहिए। ओके सर। उसका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बताने को हम बता सकते हैं लेकिन इट इज नॉट मीनिंगफुल, आपके लिए कोई मतलब नहीं। सर इसमें सर 3 बनता दिख रहा है सर। फिर वही बात, मैं 3 तुम जैसे ही बोले थे तभी हमने तुमको मना करना शुरू कर दिया था। नहीं सर। टाइप ऑफ सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन, टाइप ऑफ सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन। देखिए, क्या ये सैचुरेटेड है? तो हाँ है। डबल बॉन्डेड के जस्ट बगल का है तो हाँ है। क्या ये सैचुरेटेड है? तो है। क्या डबल बॉन्डेड के जस्ट बगल का है? तो है। दीज 2 आर ए, दोनों ए टाइप के हो गए। और ये दोनों जो अगर आप लेके चलेंगे, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं आपको? यस सर। यस सर। डबल बॉन्ड से इसकी दूरी देख लीजिए, सैचुरेटेड से इसकी दूरी Yes, देख sir. लीजिए, ये दोनों बी टाइप के हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चों? सर डबल बॉन्ड पे सर नहीं आएगा? नहीं, डबल बॉन्ड पे नहीं, ये रिएक्शन सैचुरेटेड का है, एल्केन का रिएक्शन है।
डबल Okay, sir. बॉन्डेड पे ब्रोमीन आता है डार्क में, लाइट नहीं चाहिए, डार्क देंगे, अनसैचुरेशन टेस्ट होता है, वो होता है आपका भी ब्रोमीन डबल बॉन्डेड पे आता है, वो अलग है। अभी इसके बाद उसी को पढ़ना है, आज तो नहीं हो पाएगा, अगली क्लास में होगा ये। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास दो बन रहे हैं प्रोडक्ट, तो क्या मैं दोनों का रेडिकल बनाऊंगा? तो हाँ, मैं दोनों का रेडिकल बनाऊंगा। कैसे? एक का रेडिकल ये बनाया और दूसरे का रेडिकल ये बना दिया। ध्यान दीजिए, दोनों रेडिकल बना दिए मैंने। भाई ये रेडिकल की डिग्री कोई पूछे क्या बोलोगे? इस रेडिकल की डिग्री 2 डिग्री बोलोगे, दो साइड से कार्बन जुड़ा है। इस रेडिकल की डिग्री कौन सी डिग्री बोलोगे? ये भी तो 2 डिग्री है ना सर? 2 डिग्री, बोथ आर 2 डिग्री, बोथ आर 2 डिग्री, वेरी गुड, 2 डिग्री है तो है। लेकिन अगर आप याद कीजिए तो मैंने आपको एक कंजुगेशन में एक कंडीशन दिया था, C डबल बॉन्ड C। अगर आपकी कॉपी में होगा, मेरे नोट्स में तो है, अभी अगर आप बोलेंगे तो पिछला नोट दिखाऊंगा जहां मैंने रेजोनेंस कंजुगेशन आपको दिया था नोट्स। याद कीजिए ये कंडीशन, डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल में अगर रेडिकल आता है तो इट इज कंजुगेशन। डबल बॉन्डेड Yes, sir. कार्बन के इसमें सर- जस्ट बगल में रेडिकल आएगा तो कंजुगेशन। और कंजुगेशन का मतलब क्या? रेजोनेंस, रेजोनेंस होना, रेजोनेंस। और रेजोनेंस का मतलब क्या? एक्सट्रीम स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। एक्सट्रीम स्टेबिलिटी देगा Yes, sir. दूसरे वाले से। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो आपका है इससे मैच करता है, ये से मैच कर रहा है। तो ये 2 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड 2 डिग्री इट इज नॉट रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज्ड होता है ये वाला। तो आप कहेंगे इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस हो गया, दूसरा वाला लेस स्टेबल हो गया। ये दो हमारे हो गए, अब हमको प्रोडक्ट बना देना है, तो हम 2 प्रोडक्ट बनाएंगे इसमें। एक Br यहां लगाएंगे और दूसरा मोनो हेलोजिनेटेड के लिए यहां लगाएंगे। इसको बोलेंगे मेजर, इसको बोलेंगे माइनर। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप क्लियर रखिएगा। अब मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए एनसीईआरटी को आप एकदम दम लगा के पढ़िए, खूब बढ़िया से पढ़िए। आपको 35 में 35 क्वेश्चन सही होंगे, कहीं कोई गलती नहीं होने वाली है। बस थोड़ा सा एनसीईआरटी को खूब अच्छे से पढ़िए बच्चों। चलिए बेटा, आज के लिए टाइम थोड़ा कम मिला मुझे, तो आज की क्लास यहाँ रोकेंगे क्योंकि 11th क्लास भी लेनी है। अच्छा, मंडे को क्या होगा आपको ग्रुप में सूचित कर दिया जाएगा। और कल इंडिपेंडेंस डे है, तो इंडिपेंडेंस डे को क्लास हम लोग नहीं लेते हैं, तो कल आपकी कोई क्लास नहीं चलेगी बच्चों। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हम लोग मंडे को क्या करेंगे आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। बताइए, कोई कुछ कह रहा है? हम लोग का सर टाइम आ गया है सर क्लास टेस्ट का। वो हम लोग को वो तो शाम को है सर, अगर शाम को क्लासेस रखेंगे तो क्लास कट जाएगा ना कितने बजे से क्लास टेस्ट है? सर? 4:30 से 5:10। कोई बात नहीं, तो क्लास 5:10 के बाद होगी। क्लास 5:10 के बाद चलेगी आपकी, 10 मिनट आगे चलेगी, यस सर। है कि नहीं? कौन सी बड़ी बात है। 5:15 से क्लास स्टार्ट होगी, 5 मिनट में आप लोग रेस्ट कर लीजिएगा, पानी वानी पी लीजिएगा, फ्रेश हो लीजिएगा, 5 मिनट बाद क्लास स्टार्ट होगी। ओके ये 19 लोग रह गए, कैसे पढ़ेंगे लोग, कैसे काम चलेगा? चलिए ठीक है, ओके बच्चों, रखते हैं।